हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा देर हो रही है, पर मैं कर जरूर रही हूँ हर दिन आपके लिए 2 वीडियोस लगभग। बस एक दिन तबीयत खराब थी तो नहीं कर पाई थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मेरे सर दर्द हो रहा था तो मैं चश्मा बनवाने चली गई थी। आई होप इट इज लुकिंग गुड। सो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम बायोटेक्नोलॉजी कैसे की जा सकती है, उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, प्रोसेस क्या होगी, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। ये सारी चीजें हमने समझी थी। अब हम देखेंगे उसको हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को। ये चीज हमें अच्छे से देखनी है। इस चैप्टर को हम मात्र 2 लेक्चर में खत्म कर लेंगे। मैं पहले सोच रही थी 3 से 4 लेक्चर बनाऊं, पर क्योंकि टाइम कम है तो 2 लेक्चर में ही हम खत्म कर देंगे इसे। ठीक है, एक तरह से रिवीजन पार्ट की तरह हम इसे खत्म करेंगे। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम इकोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। राइट, चलो चलो देखो, बायोटेक्नोलॉजी की 2 जगह हमें एप्लीकेशंस देखनी है। ठीक है, पहला हमें देखना है आपका एग्रीकल्चर के फील्ड में। एग्रीकल्चर, applications of biotechnology in agriculture. Okay, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। दूसरा हमें देखना है मेडिसिन के फील्ड में। मेडिसिन, और एक चीज हमें देखनी है, ट्रांसजेनिक एनिमल हमें बनाना है। क्या बनाना है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने हैं। एनिमल्स बनाने हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने हैं। सुनना जरा, एग्रीकल्चर के फील्ड में हम क्या क्या उसको कर सकते हैं, मेडिसिन में क्या क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे बना सकते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। मेडिसिन और ट्रांसजेनिक का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम एग्रीकल्चर पे बेस रहेंगे कि एग्रीकल्चर के फील्ड में हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना, बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म कर दी गई है, यानी कि उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, अभी भी बता दे रही हूँ। जब किसी बाहर का डीएनए हम किसी होस्ट में डाल दें, ठीक है, वेक्टर के थ्रू, तो उस होस्ट को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी उसके अंदर क्या आ गया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है। तो जिसके भी अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाए उसे हम ट्रांसफॉर्म्ड कह सकते हैं, जो शब्द हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्रांसफॉर्म्ड। या फिर उसे हम कह सकते हैं ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक भी कह सकते हैं हम उसे, ठीक है, मुझे थोड़ा सा पेन मोटा कर लेना चाहिए आई थिंक। ट्रांसजेनिक भी हम कह सकते हैं उसे, और कह सकते हैं जीएमओ, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। चाहे आप ट्रांसफॉर्म्ड कहो, चाहे आप ट्रांसजेनिक कहो, चाहे आप जीएमओ कहो, बात एक ही है। इन सब के अंदर क्या आ चुका है? बाहर का कोई डीएनए आ चुका है। तो इस केस में हम इन्हें क्या कह रहे हैं? ट्रांसफॉर्म, ट्रांसजेनिक, जीएमओ, या कभी कभी रिकॉम्बिनेंट भी कह देते हैं। रिकॉम्बिनेंट, इन सब का मतलब एक ही है कि बाहर से कोई डीएनए हमने क्या कर दिया है? इनके सेल के अंदर डाल दिया है। तो उस केस में हम किसी प्लांट, एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसजेनिक, जीएमओ या फिर रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो ये शब्द जहां भी इस्तेमाल हो, समझ जाना कि उसमें बायोटेक्नोलॉजी हो चुकी है उस ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा दे रही हूँ, फिर एग्रीकल्चर की फील्ड में देखते हैं कि क्या क्या यूजेस हैं बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, क्या क्या यूजेस हो सकते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के। तो आपसे पूछता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपको लिखना होता है पॉइंट वाइज, और प्लस कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन भी करना होता है। तो हम वही चीज सीखेंगे आज के लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्या है? पहला काम हम कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। मतलब कि हम ऐसा प्लांट लें, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ऐसे जीन डले हों जो कि उसे डिजीज ना होने दे। मान लो कोई ऐसा हमने जीन डाल दिया जिसकी वजह से जो भी डिजीज कर रहा है वो अगर इस प्लांट को खाए तो मर जाए, या उसका तबाह हो जाए, वो कुछ भी हो जाए उसके साथ, तो क्या करेंगे? वो लोग प्लांट्स को खाएंगे नहीं, और हमारा प्लांट क्या हो जाएगा? डिजीज रेसिस्टेंट। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? प्लांट के जीन में कुछ ऐसा डाल दिया जिसकी वजह से वो डिजीज के लिए रेजिस्टेंट हो गया।
इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। इसके हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे, 2 मेथड देखेंगे कैसे हम प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाते हैं। मैं 2 मेथड अभी बता देती हूँ। पहला मेथड होगा बीटी, ठीक है, बैसिलस thuringiensis, डिटेल में पढ़ेंगे अभी। दूसरा मेथड होगा आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। इन दोनों चीज को हमें डिटेल में देखना है। दूसरा मेथड आपका क्या हो सकता है, ये तो पहला चीज हो गया कि पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन क्या हो सकता है, टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट, प्लांट का न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा देना। जैसे कि मान लो गेहूं वगैरह पहले लगते थे, ठीक है, लेकिन इतना सारा गेहूं लोग खा लेते थे, उनका पेट ही नहीं भरता था, पता नहीं कितना कितना खाते थे वो लोग। लेकिन अब हम लोग अपेक्षा में कम खा रहे हैं, मेहनत भी कम करते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन कम खा रहे हैं क्योंकि कम खाने के अंदर हमें ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है। पहले जो गेहूं होता था उसके अंदर विटामिन ए ये सब की मात्रा बहुत कम होती थी, लेकिन आजकल हमने गोल्डन व्हीट बना दिया है, सॉरी गोल्डन राइस बना दिया है। गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, गोल्डन राइस एक एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो जिसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा दी गई है, और ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज इन क्रॉप्स, स्पेशली क्रॉप मतलब अनाज, ठीक है। न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल क्वांटिटी इंक्रीज्ड, या क्वालिटी भी आप कह सकते हो, यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे हम उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी न्यूट्रिशन की। एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो, विटामिन ए एनरिच्ड राइस, विटामिन ए एनरिच्ड राइस, मतलब ऐसा राइस जिसके अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा हो, ऐसा राइस बनाया जा चुका है। थर्ड आप क्या ले सकते हो, थर्ड इसका फायदा क्या हो सकता है, हम स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जो धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर चीज को झेल जाए, जल्दी खराब ना हो। तो ऐसे हम कहेंगे स्ट्रेस रेजिस्टेंट, एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस आप कह सकते हो। एबायोटिक मतलब हो गया निर्जीव, स्ट्रेस मतलब विपरीत परिस्थितियां, यानी निर्जीव विपरीत परिस्थितियां, जैसे कि आपके डिजास्टर, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, ठीक है, अत्यधिक बारिश होना, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, एबायोटिक स्ट्रेस। तो एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस, स्ट्रेस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। एबायोटिक स्ट्रेस, ड्रॉट पड़ना, सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, ऐसी सारी कंडीशन में क्या हो, हमारा प्लांट टिका रह सके, जल्दी खत्म ना हो, उसको हम कह देंगे एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस। सो ये 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर में, स्पेशली फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, इतना ही आप लिख के आओगे जब भी आपका पूछेगा कि एग्रीकल्चर में क्या यूज है बायोटेक्नोलॉजी का। तो 3 यूज मैंने आपको बता दिए, जिनमें से हम बीटी और आरएनए इंटरफेरेंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बीटी आपसे बहुत पूछता है, ठीक है, और आरएनए इंटरफेरेंस भी पूछता है कभी कभी। ओके, तो आप फोकस करके इन दोनों टॉपिक को पढ़ना। मैं पूरा डिलीट कर रही हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, बीटी की बात करते हैं, ठीक है। बीटी, बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis, thuringiensis, ठीक है, बैसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होता है बेटा, उस जीन का नाम है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन है, उस जीन का नाम है क्राइजीन, ठीक है। क्या नाम है उस जीन का, क्राइजीन। ये क्राइजीन क्या करता है, इंसेक्ट्स को मारने की क्षमता रखता है, इट हैव पोटेंशियल टू किल द इंसेक्ट। ये क्राइजीन क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसकी वजह से इंसेक्ट मर जाते हैं। सो दिस जीन फॉर्म इंसेक्टिसाइड प्रोटीन, ठीक है। ये क्या बनाएगा, इंसेक्टिसाइड प्रोटीन बनाएगा। अब ये हमारे काम का जीन हो गया। अगर हम ये जीन निकाल करके प्लांट में डाल दे तो हमारा प्लांट भी क्या कर सकता है, इंसेक्ट्स को मार सकता है। यानी हमारे प्लांट क्या बन गया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन गया, यानी ऐसा प्लांट जिसपे इंसेक्ट अपना वार नहीं करेंगे, डिजीज रेजिस्टेंट हो गया वो।
तो यही जीन निकाल करके जब हम प्लांट में डाल देते हैं तो उस प्लांट को हम कहते हैं बीटी प्लांट। उस प्लांट को हम क्या कहेंगे? बीटी प्लांट कहेंगे। और ऐसे कई सारे प्लांट बनाए जा चुके हैं। एग्जाम्पल कहूं तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपका बीटी क्रॉप, बीटी कॉटन। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपका बीटी कॉटन। कॉटन के अंदर ये बीटी का क्राई वाला जीन हमने डाल दिया है, जिसकी वजह से कॉटन पे कीड़े नहीं लगते और हमारा कॉटन खराब नहीं होता। कॉटन का कपड़ा जानते हो ना, तो वो एक पौधा होता है जिससे कॉटन की रुइयां निकलती है, कपास जिसे आप कहते हो हिंदी में, ठीक है। बीटी कॉटन बनाया गया है, बीटी टोमेटो बनाया गया है, टोमेटो ताकि टमाटर में कीड़े ना लगे। बीटी पोटैटो भी बनाया गया है, पोटैटो, ठीक है। बीटी सोयाबीन भी बनाया गया, पूरी सब्जी बना दी गई है। टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन है ना, सोया बीन बनाया गया है, ठीक है। बीटी मेज बनाया गया, मक्का भी बनाया गया है, मेज, ठीक है, मेज भी बनाया गया है। तो आपसे कभी कभी पूछता है कि आपको ऑप्शनल दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन से को बीटी बनाया जा चुका है, तो आपको उनमें से चुनना रहेगा। तो आप याद कर लो, मैं सारे ही लिखवा देती हूँ, ठीक है। बीटी कॉटन हो गया, मेज या कॉर्न भी कहा जा सकता है मेज को। बीटी राइस हो गया, ठीक है, बीटी राइस हो गया, बस इतना। आलू टमाटर सोयाबीन की सब्जी, ठीक है, मक्की की रोटी और राइस के साथ खा लो, ऐसे करके याद कर सकते हो आप इसे। और कॉटन आपको याद रहेगा क्योंकि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बीटी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि असल में मार कैसे रहा है, ये भी हमें जानना जरूरी है। असल में कैसे मार रहा है, क्या कर दे रहा है ये, जिससे आपके जो इंसेक्ट्स हैं वो मर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं पूरा मिटा रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। आप जब भी बीटी के बारे में लिखने बोले तो आप ये सारी बातें लिख सकते हो, ओके। जस्ट अ मिनट। हाँ, अब बीटी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो भी बीटी प्लांट होगा आपका, यानी कि उस प्लांट के अंदर क्या है, क्राई वाला जीन है जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस से आया है, ठीक है। ये प्लांट क्या करेगा, ये प्लांट जैसे ही इस प्लांट को कोई इंसेक्ट खाएगा, ठीक है, तो ये प्लांट का क्राई जीन कहाँ जाएगा, इंसेक्ट के माउथ में जाएगा, ठीक है। क्राइजीन जाएगा और क्राइजीन एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। जैसे ही इस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को आपका कोई भी इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट स्पेशली इंसेक्ट्स का नाम मैं बता देती हूँ, आर्मी वॉर्म, बोल वॉर्म, ठीक है, ठीक है, बोल वॉर्म, आर्मी वॉर्म और आपके बीटल्स। ये सभी इंसेक्ट को नहीं मारता, कुछ ही इंसेक्ट को मारता है, गिने चुने, ठीक है। अलग अलग जीन होते हैं, क्राई 1AB, क्राई 2AB, ऐसे करके अलग अलग जीन होते हैं क्राई के। क्राई के जीन में भी कई सारी कैटेगरी होती है जो अलग अलग कीड़ों को मारती है। तो हमें जिस कीड़ों से नुकसान है, हम उस वाले कीड़े के लिए जीन डालेंगे और वो वाला जीन डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे इंसेक्ट को क्या करता है, मारता है। कैसे मारेगा, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जैसे ही इंसेक्ट ने खाया, तो इंसेक्ट का जो माउथ होता है ना, वो एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन मतलब उसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। आप जानते हो ना, बेस, एसिड बेस जानते हो ना, तो बेसिक नेचर का उसका माउथ होता है, यानी उसके अंदर क्या है, एल्कलाइन गट है। एल्कलाइन गट एक्टिवेट्स टॉक्सिन। जैसे ही कीड़े ने खाया, उसके माउथ में जैसे ही ये टॉक्सिन गया तो वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के कारण क्या हो जाएगा, वो उसके गट में छेद करने लगेगा, पोर्स बनाने लगेगा, छेद करने लगेगा, जिसकी वजह से ये कीड़ा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्रिएट पोर्स इन गट ऑफ इंसेक्ट, एंड जिसकी वजह से इंसेक्ट क्या हो जाता है, मर जाता है बेचारा, ठीक है। टॉक्सिन क्रिएट पोर्स इन गट ऑफ इंसेक्ट्स एंड इंसेक्ट क्या हो जाएगा, इंसेक्ट टाटा बाय बाय, ठीक है। इंसेक्ट मर गया बेचारा, इंसेक्ट मर गया, ठीक है। इसने जैसे ही पेड़ को खाया, उसके माउथ के अंदर क्या गया, टॉक्सिन गया। टॉक्सिन मतलब जहरीला चीज, ठीक है। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन ही क्या है, टॉक्सिन है। ये उसके माउथ के अंदर गया और उसका माउथ के अंदर क्या है, एल्कलाइन पीएच है, यानी उसके माउथ का जो पीएच है वो एल्कलाइन है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, ये टॉक्सिन उसके गले में छेद कर डालेगा और जिसकी वजह से बेचारा इंसेक्ट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और फिर दोबारा इंसेक्ट्स उसके पास नहीं आएंगे और प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह से हमारा प्लांट बच जाता है और इंसेक्ट क्या हो जाता है, टाइफस, ओके।
तो ये हो गया आपका बीटी का मेथड। ये भी एक तरह से इंसेक्टिसाइडल प्लांट बनाने का मेथड हो गया। एक और मेथड हम पढ़ेंगे आरएनए साइलेंसिंग, ठीक है। हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट हेडिंग है आरएनए साइलेंसिंग। आरएनए साइलेंसिंग कह सकते हो या आरएनए इंटरफेरेंस कह सकते हो, साइलेंसिंग, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस। देखो होता क्या है, एक होता है नेमेटोड। याद करो मैंने आपको डिजीज वाले चैप्टर में बताया था कि जो हाथी पांव वाला डिजीज करता था एलिफेंटियासिस, वो एक नेमेटोड होता था। एस्कैरियासिस जो करता था वो एक नेमेटोड होता था। ऐसे यहाँ पे भी एक नेमेटोड की बात कर रहे हैं। नेमेटोड मतलब एक तरह का राउंड वर्म, ठीक है। नेमेटोड क्या होता है, गोल गोल से वर्म होते हैं, पूरी तरह से गोल नहीं, लंबा होंगे और उनका ये क्या होगा, सरकमफेरेंस उनका गोल गोल होगा, ऐसे गोल गोल, चिपटे नहीं होंगे, ठीक है। तो नेमेटोड क्या कहलाते हैं, आपके राउंड वर्म, ठीक है। इस राउंड वर्म का एक एग्जाम्पल है, इस नेमेटोड या राउंड वर्म, एक तो क्लास है ना ये, इस क्लास में कई सारे लोग आते हैं। जैसे आप क्लास 12th में हो तो आपकी क्लास में कई सारे लोग होंगे और आपकी क्लास का नाम क्लास 12th है। ऐसे ही इसकी क्लास का नाम नेमेटोड है और इसके अंदर कई सारे आएंगे और वो कई सारों में से मैं एक का नाम आपको बता देती हूँ। इसका नाम आप याद रखना, मेलिडी गाइने, मेलोडी, मेलोडी टॉफी से याद रखना आप, मेलोडी गाइने इनकोग्निशिया, इनकोग्निशिया। ये क्या है, ये एक तरह का आपका नेमेटोड या राउंड वर्म है और ये क्या करता है, टोबैको को खा जाता है, टोबैको की रूट्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इनफेक्ट टोबैको प्लांट, इनफेक्ट टोबैको, तंबाकू का जो प्लांट होता है ना उसको इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो लोग तंबाकू का खेती करते हैं उन लोग को बड़ा नुकसान होता है। तो वो लोग क्या चाहेंगे, किसी भी तरह से इस मेलोडीगाइन इनकोग्निशिया को मारना है, किसी भी तरह से मारना है, कुछ भी ऐसा करना है जिसकी वजह से हमारा प्लांट बच जाए। तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे साइंटिस्ट लोगों के पास, साइंटिस्ट लोग कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, देखते हैं क्या पता कुछ उपचार मिल जाए। तो साइंटिस्ट लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की मेथड से एक ऐसा टोबैको प्लांट जनरेट किया जिसमें अगर नेमेटोड उसे खाए या फिर नेमेटोड उसे खाना चाहे तो क्या होगा, नेमेटोड का क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसमें क्या होगी, आरएनए साइलेंसिंग हो जाएगी। वो कैसे होती है थोड़ा समझते हैं। देखो प्लांट के अंदर हम क्या कर देते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डाल देते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या इसी को आप कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कह सकते हो, कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए कह सकते हो आप, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए से आप कह सकते हो। तो क्या होगा, ये जब मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया इसमें इसको खाना चाहेगा तो इसका आरएनए इसे रोक देगा और आरएनए क्या कर देगा, इंटरफेयर कर देगा। आरएनए डबल स्ट्रैंड की वजह से इंटरफेयर हो जाएगा और ये अपना प्रोटीन नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से ये प्लांट को कोई भी इंफेक्शन नहीं कॉज कर सकता और हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो सुनना जरा, इसकी डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख देती हूँ। आरएनए साइलेंसिंग इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, it is biological process, biological process of silencing or interfering gene expression, gene expression, जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल बना दिया, कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है। ये बात आई नो आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, ये जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे ना तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। मैं सारी चैप्टर खत्म होने के बाद जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी तब आपको ये बहुत 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 क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आई नो, इसलिए मैं डेफिनेशन लिख दे रही हूँ आपके लिए, ताकि आप डेफिनेशन थोड़ा अभी के लिए याद कर लो। जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगी ये बात, अभी समझाना पॉसिबल नहीं है। जितना समझा सकती थी समझाया मैंने। It is biological process of silencing or interfering gene expression of RNA by complementary RNA, complementary double stranded RNA। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से किसी आरएनए का जीन एक्सप्रेशन रोकना,
ही क्या कहलाता है, आरएनए इंटरफेरेंस। और ये हम करते किस में है, मेलिडीगाइने इनकोग्निशिया में, ताकि हम अपने प्लांट, टोबैको प्लांट को बचा सके। ठीक है, इसलिए किया जाता है ये। इतनी बातें याद रखोगे आपके लिए सफिशिएंट है, आपका आरएनए साइलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड और इससे प्रोटीन बना, ये पार्ट आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, जेनेटिक्स में ये पार्ट उठा के हम दोबारा पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है, आरएनए साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस एक ही चीज है। ये क्यों कराई जाती है, ताकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम डबल स्ट्रैंडेड में बदल दें और उससे प्रोटीन ना बनने दें, जिससे हमारा प्लांट इन्फेक्टेड ना हो। ठीक है, और ये होता किस में है, मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया में। ठीक है, किसके किसके लिए क्यों बचाना करना चाहते हैं मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया में, ताकि हमारा टोबैको प्लांट बच जाए। ठीक है, यही हमारी पूरी प्रोसेस है आरएनए साइलेंसिंग की और हमारे बैसिलस थुरिनजेनेसिस वाले की। एक लेक्चर आपका ये खत्म हो गया बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस का। कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। उसके बाद कल के बाद आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।